हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। कल रात 12 बजे से लखनऊ में लगातार पानी गिर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं इसी वीडियो के साथ उसको भी डालूंगा, जिसमें मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा हुआ हूँ। उसमें मैंने वो फिल्म किया है कि कितना पानी गिरा है। जो रास्ते में गाड़ियाँ जा रही हैं उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी कितना भरा हुआ है। ये तो खैर लो लाइन एरिया नहीं है, लो लाइन एरिया तो बिल्कुल फ्लड कर गए और ये कितने दिन चलेगा ये भी नहीं मालूम है। राइट, एनीवे, आज जिस वीडियो के लिए मैं आया हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट का है। मैं कुछ समय के लिए 4-5 साल के लिए गुवाहाटी में था। मेरा एक फ्रेंड था, उनके जी IAS हैं, उसके शिव कुमार तिवारी, SK तिवारी। उस समय वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे। तो जब वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट बने तो मेरे एक चाचा जी हैं, उनके जानने वाले 2 लोग थे, एक असलम और एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। ये दोनों जंगलों का काम करते थे, यानी जंगल में से लीव्स और छाल निकाल के हिमालयन ड्रग कंपनी को सप्लाई करते थे देहरादून, जिससे आयुर्वेद की दवा बनती थी। तो वैगन भर के ये लोग भेजते थे। बहुत पहले से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे थे। मेरे एक चाचा जी से जो फादर से बहुत नज़दीक थे, जब उनको पता लगा कि भाई मैं वहाँ गुवाहाटी में रहता हूँ और तिवारी जी के साथ रह रहा हूँ, तो उन्होंने उन दोनों को भेजा मिलने के लिए। फिर तिवारी जी से मैंने मिलाया। फिर तिवारी जी ने कहा कि भाई कौन से एरिया में आप जाना चाहते हैं। तो जो उन्होंने जगह बताई उस जगह का नाम है हाफलॉन्ग। हाफलॉन्ग पड़ता है बिल्कुल कार्बी आंगलॉन्ग, एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, जो बॉर्डर करता है एक साइड नागालैंड को और एक साइड मेघालय को, और बहुत डेंस फॉरेस्ट है। उसका जो कैपिटल टाउन है हाफलॉन्ग का वो डीफू है। तो डीफू होते हुए ही गए थे हम लोग, नगांव, डीफू और फिर हाफलॉन्ग। करीब 4-5 घंटे बस की राइड थी हुई। वो बस उस ज़माने में या तो गाड़ी से जाइए या बस से जाइए, तो बसें बहुत चलती थी, तो हम लोग बस से गए थे और हाफलॉन्ग में रुके थे। हाफलॉन्ग को स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट है हाफलॉन्ग में, अपर हाफलॉन्ग में, जहाँ कहते हैं कि एक टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है साल का, जहाँ बर्ड्स आती हैं और अपने आप को या तो पहाड़ों पे मारती हैं या लोगों को घर पे मार के सुसाइड करती हैं। तो वो बर्ड्स का सुसाइड पॉइंट बड़ा फेमस है। बड़े साइंटिस्ट आए वहाँ, बड़ा दुनिया भर के साइंटिस्ट आके रिसर्च करके गए, बट उनको वो कारण नहीं समझ में आया कि ये सुसाइड पॉइंट बर्ड्स आके ये पर्टिकुलर एरिया ही है, इसी पे क्यों सुसाइड करती हैं। एनीवे, जो किस्सा मैं मेंशन कर रहा हूँ वो बड़ा खौफनाक है, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो इन दोनों को लेके हम लोग हाफलॉन्ग में रुक गए थे। वहाँ के जो DFO थे मिस्टर पांडे, उनको वहाँ गुवाहाटी से टेलीफोन हो गया था कि ये हमारे साथ यहाँ अभिजीत सिन्हा हैं और इनके साथ 2 लोग आएंगे, आप इनको फॉरेस्ट में ले जाके अगर ये जो जिस पेड़ को ये लोग देखना चाहते हैं उस जंगल में होगा तो ये लोग देख लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। जब हम लोग पहुँचे तो पांडे जी ने हम लोग को जो है वेलकम किया। और पांडे जी मूल्यतः यूपी के रहने वाले थे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उनकी पोस्टिंग उस समय आसाम में थी। तो उन्होंने बोला था ऐसा है कि यहाँ से एक जगह है जहाँ हमारा फॉरेस्ट का कैंप लगा हुआ है, बट वहाँ तक जाने के लिए या तो आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, और हमारी उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, तो वो पगडंडी जाना पड़ता था बड़ा लंबा, या फिर रोड से जाइए तो रोड से फिर अंदर घुसना पड़ेगा जंगलों में। और आपको ये बता दूं कि बहुत डेंस फॉरेस्ट का एरिया था जहाँ इनका कैंप लगा हुआ था। बैम्बू के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उसके अलावा कई ऐसे पेड़ थे जो लंबे थे, सोना छाल बोलते हैं, जिसके छाल निकाल के ये लोग सप्लाई करते थे, वही देखने गए थे। कुछ पत्तियाँ होती हैं जो आयुर्वेदिक यूज़ में आती है, वो वैगन भर के ये लोग सप्लाई करते थे। तो वही देखने के लिए हम लोग ने परमिशन ली थी और हाफलॉन्ग गए थे। तो अब उसके पहले का एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हम लोग गुवाहाटी से हाफलॉन्ग के लिए बस में बैठे थे तो वहाँ नगांव से आगे तक तो ठीक था। जैसे ही हाफलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट हम लोग एंटर किए, एकदम समझ में आ गया कि ये ट्राइबल टेरिटरी है। जंगल, लोग बाग, उनका रहन सहन दिखने में अलग। मेरे बगल में आके एक लेडी बुढ़ी बैठी थी, उसके कान बड़े लंबे लंबे छिदे हुए थे, और कान में और गले के ऊपर जो माला थी उसमें पूरा जो जंगली सुअर के बड़े बड़े दांत होते हैं वो उसकी माला पहनी हुई थी। कान में भी उसी के वो
जो आप कहते हैं इयररिंग्स बड़े बड़े पहनी हुई थी, छेद बड़ा लंबा था, और उसके पास एक बैम्बू का बास्केट था जो बदबू कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब वो आके इधर बैठ गई, मैं बिल्कुल खिड़की पे था, खिड़की के बगल में जो जगह होती है वो बैठ गई, और सामने वो असलम और गफूर जो थे हमारे साथ वो बैठे हुए थे, और इतनी बदबू आ रही थी जैसे लग रहा था उल्टी हो जाएगी। तो मैंने जो कंडक्टर था वो आया उधर, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या है, कह रहे ये जंगली सुअर मार के ले जा रही। तो उस बास्केट के अंदर जंगली सुअर का मांस था। तो मैंने एक बार उस लेडी की तरफ देखा तो वो सही में लगता था कि उसी ने मारा होगा या उसके घर वालों ने मारा होगा, वो देखने में खौफनाक लग रही थी। तो हमारी एंट्री ही ऐसी हुई थी हाफलॉन्ग के अंदर। एनीवे ये बात ख़त्म हो गई, हम लोग हाफलॉन्ग पहुंच गए, गेस्ट हाउस में रहे। अगले दिन सुबह पांडे जी ने हम लोग का जंगल में जाना अरेंज किया। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल थी, उनके पास बुलेट, मैं ठीक ठाक चलाता था, तो ये दोनों अपना पीछे बैठ गए। तो पहले यह हुआ कि जो एरिया है उसका इंस्पेक्शन करा जाए, तो हम लोग गए। अब जिस तरह वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से बस 1-1.5 घंटे में जो है कैंप मिल जाएगा, ये रास्ता है, ये रास्ता है। और एक मोटरसाइकिल साथ में थी जो डीएफओ के ऑफिस आई थी कैंप से, वो साथ में हमको लीड कर रही थी, हम पीछे पीछे चल रहे थे। तो जाते में तो दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे पीछे एक ही सवारी थी, और एक जो बंदा साथ में दूसरी मोटरसाइकिल में था, उस समय वो क्या थी, राजदूत मोटरसाइकिल, उसके पास राजदूत थी। तो हम लोग कैंप पहुँचते तो हम लोग को लग गए 2-2.5 घंटे। और मैं ये आपको जंगलों का रास्ता बता रहा हूँ कि मेन रोड, कुछ समय तक तो मेन रोड पे गए, फिर वो लेफ्ट साइड पे उनकी मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने उसको फॉलो करना चालू किया। काफ़ी अंदर और डेंस फॉरेस्ट, अगल बगल अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी अंदर दिखेगा नहीं क्या है। और वो फॉरेस्ट जो था वो पांडे जी ने पहले ही बोल दिया था कि हाथियों का वहाँ पर बहुत बड़ा झुंड है जो आए दिन आता है, डिस्ट्रक्शन करता रहता है। तो मेरे बगल में ये असलम जो बैठा हुआ था, कहना भैया रात में हम लोग वापस निकल लेंगे और जो भी काम करेंगे वो दिन का ही करेंगे। तो मेरा भी ऐसे ही प्लान था कि भाई रात में मोटरसाइकिल से वापस आ जाएंगे गेस्ट हाउस, और मॉर्निंग में जाया करेंगे। 1-2 दिन में मैं इनको सब समझा दूंगा, पांडे जी समझा देंगे, उसके बाद मैं निकल के गुवाहाटी आ जाऊंगा। इन लोग को अगर रुकना होगा तो रुकेंगे। अब जहाँ गए लोग साइट इंस्पेक्शन पे, मैं तो वहाँ टेंट्स लगे हुए थे कई फॉरेस्ट के, तो मैं वहीं रुक गया। पांडे जी ने कहा था आप रुक जाइएगा, ये अपना जाएंगे घूम घाम के आएंगे। तो उनका जो लोकल फॉरेस्ट का कोई गार्ड था वो उनको ले गया। इन्होंने काफ़ी देखा दाखा, बट टाइम बहुत लगा दिया। ये हम लोग कैंप पहुँच गए थे करीब 11 साढ़े 11 बजे, इनको आते आते हो गया 3:30-4, और फिर वहाँ से 3 घंटा निकलना है। और जंगलों में अंधेरा बहुत जल्दी महसूस होने लगता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट। सुबह भी बहुत जल्दी होती है और शाम को भी अंधेरा जल्दी हो जाता है। बड़े बड़े झाड़ पूरे जंगल में, बैम्बू के बड़े बड़े झाड़। तो मैं क्योंकि जंगलों का तजुर्बा मेरा था, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बोला कि यार भैया हम तो रिस्क नहीं लेंगे जाने का, हम लोग यहीं एक टेंट पर रुक जाते हैं। तो जो पांडे जी का जो असिस्टेंट था उसने एक टेंट खाली करवा दिया, 3 बिस्तरे लगा दिए कि एक में आप हो जाइए, बाकी करीब, अब कैंप क्या था आप मानिए 6-7 टेंट फॉरेस्ट वालों के लगे हुए थे। तो उसी में हम लोग ने फिर ये प्लान किया कि भैया मोटरसाइकिल रहने दो, अब हम लोग कल सुबह तड़के निकलेंगे, या आप लोग को सुबह अगर काम फिर से होगा तो करके फिर इकट्ठा निकल जाएंगे, और मैं गुवाहाटी निकल जाऊंगा, आप लोग को काम होगा तो आप लोग रुक जाएंगे। तो यही प्लान था। रात को खाना आना खा के फिर गपशप, हम लोग वहाँ का जो स्टाफ था, कुछ यूपी का भी था, कुछ असम का भी था, कुछ बिहार का भी था, तो हम लोग गपशप करने लगे। तो दूर से बड़ी तेज तेज चिहाड़ की आवाज़ आने लगी हाथियों की। ये करीब 11 साढ़े 11 बजे रात की बात है ना, और बड़ी तेज तेज चिहाड़ की आवाज़ आने लगी। तो मैं सुन भी रहा था, तो लोकल वाले भी एकदम बात करना बंद करके वहाँ सुनने लगे। तो हमने कहा ये कितनी दूर आवाज़ आ रही है, कह रहा लग रहा है इसी डायरेक्शन पे वो पूरा झुंड है आता है, और जब आता है तो टेंट पेंट सब तबाह कर देता है। तो ये तो उनके मूड के ऊपर है, और सूंघते बहुत अच्छा है वो कि सूंघने की, हवा किधर की चल रही है, और हवा इधर ही की चल रही थी जिस तरफ हम लोग का कैंप था। तो वो पता नहीं किस बात पे एजिटेट किए थे, क्या हो गया, क्या देखा था कि बड़ी जोर जोर आवाज़ निकालते हुए साइड आ रहे थे। तो भाई मैंने तो बोला कि क्या करा जाए, कहने लगे आप लोग तो निकलो,
मैंने कहा निकलेंगे कैसे? कहला मोटरसाइकिल है, हेडलाइट है, पगडंडी आपको दिख जाएगी, रात का वक्त है, आप लोग निकल जाओ। हम लोग अपना इधर उधर जो है जंगल में हमें आदत है तो हम निकल जाएंगे। तो वो एक जो राजदूत मोटरसाइकिल थी उसमें 2 लोग और हम लोग 3, मेरे पीछे 2 सवारी। वो लोग आगे आगे गए थोड़ा और उसके बाद उन्होंने जो है मेन रास्ते तक हम लोग को छोड़ा और बोला अब हम वापस चले जाएंगे, आप लोग को ये सीधे सीधे आफलांग चले जाएगा। और रात का वक्त आप सोचिए, जंगल एकदम सन्नाटा, कुछ आवाज ही नहीं, कोई सवारी नहीं, सिवाय जंगल दोनों तरफ और कुछ नहीं था। आफलांग पहुंचते पहुंचते हम लोग को 1-1:30 बज गया रात का। धीरे धीरे चलते गए। अब ये मालूम ही नहीं कि सिचुएशन वहाँ क्या रही होगी। दूसरे दिन जब हम लोग उठे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो पांडे जी ने कहा कि बहुत अच्छा डिसीजन किया आप लोगों ने कि वहाँ आप निकल गए। वहाँ हाथियों ने टेंट उखाड़ के फेंक दिया सूंड से और जितना स्टाफ था वो जंगलों की तरफ भाग गया। और बड़ी गनीमत थी कि उस दिन थोड़ी रोशनी थी जिसको बोलते हैं मून की, तो ये लोग जंगलों की तरफ भाग गए और स्लोप की तरफ चले गए जहाँ स्लोप होता है। अब हाथी क्योंकि भारी जानवर होता है, इतना उसकी बुद्धि रहती है कि हम डाउन हिल नहीं जाएंगे। डाउन हिल में अगर पैर फिसला तो हम गए, अगर हमारा पैर टूट गया तो मरने का भी डर होता है। तो वो इन लोगों को दौड़ाया तो, बट इन लोगों की इतनी बुद्धि थी कि ये लोग डाउन हिल गए, जितना स्टाफ था फॉरेस्ट वाला, क्योंकि उनको ट्रेनिंग होती है इसकी, तो उन्होंने वहीं से लुढ़की मारना चालू कर दिया डाउन हिल में जो स्लोप था। हाथी आके स्लोप के ऊपर रुक गए और बड़ी जोर जोर से चिंगाड़ा और फिर वापस गए कैंप में। जितना सामान था, प्रेशर कुकर बेचारों के जो थे, सब बिल्कुल इधर उधर करके अपना 1-1.5 घंटे में ये फिर जंगल के अंदर चले गए। तो अगर हम उस रात रुक जाते तो हमें तो वो एक्सपीरियंस नहीं है जो वो फॉरेस्टर्स को है, जो रोज ये सब झेलते हैं। और साथ में 2 ये लोग जो जंगल में काम जरूर करते थे, बट रात का जो एक जंगल का जो रात वाला सफर है ना, वो बड़ा भयानक होता है। वो आप शहर में रह के उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों इसी से डर रहे थे और मेरे से तो बोलने लगे, भैया जी आपने हमको बचा लिया, आपने जो ये डिसीजन लिया कि हम लोग वापस चलते हैं मोटरसाइकिल में, ये बहुत अच्छा रहा। और अभी पांडे जी ने जैसे बताया कि वो पूरी तबाही कर दी उस एरिया की उन्होंने। बांस के जंगल जो सामने उनके सूंड के आ रहा था, कह रहे थे कि स्टाफ ये बता रहा था कि कम से कम 20-22 का झुंड था। अगर कोई लपेटे में आ जाता और एक पैर भी किसी को मार देते हो तो खत्म था मामला। तो लाइफ में जैसे मेरे और इंस्टेंसेस हुए हैं, इसमें भी बड़ा क्लोज शेव रहा हमारा, ये डिसीजन मेकिंग की वजह से। मैंने डिसाइड किया कि यार ये आवाज़ आ रही है यहाँ ठीक नहीं, गाड़ी स्टार्ट करो निकलो, अब कल सुबह देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि आवाज़ जिस तरफ से आ रही है हम लोग को जाना दूसरे डायरेक्शन में। तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था। स्टाफर्स जो थे वो बच गए क्योंकि कुछ तो इधर उधर भाग गए और स्लोप में मैंने बताया कि वो लोग जो है स्लोप के नीचे चले गए तो हाथियों ने उनको स्पेयर कर दिया और अपने रास्ते चले गए। तो इस तरह के कई जो हैं वाक़यात हम लोग के साथ हुए हैं, खासकर मेरे साथ। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट का है, ये तो मैं बड़ा हो गया था तब का है, और ना गन है हाथ में ना कोई औजार है। और हाथी के साथ आप गन और औजार के साथ करेंगे भी क्या, वो भी पूरा झुंड। तो ये वार्निंग तो पहले से ही थी कि भाई उस जंगल में टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, वाइल्ड बोर भी हैं, वाइल्ड एलिफेंट भी हैं, बहुत तरीके के हिरन भी थे, है ना। तो गार्ड्स के पास तो राइफल रहती है, डबल बैरल थी उनके पास, पर वो डबल बैरल हाथी पे आपने अगर फायर कर दिया तो अगर वो नहीं भी इस डायरेक्शन में आ रहा है वो गुस्से में आपको आके लपेट लेगा। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक तजुर्बा हमने झेला था नॉर्थ ईस्ट में। और इसी तरह आज का किस्सा तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और मोटरसाइकिल मैं चला रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस था। वो दोनों तो मेरे को लग रहा शिवर कर रहे थे मेरे पीछे, हाथियों की जो चिहाड़ पीछे आ रही थी ना, तो वो सोच रहे थे कि वो हम ही लोग को दौड़ा रहे हैं, हम क्या होंगे उनसे आगे। जहाँ हाथी की आवाज़ आ रही होगी मुश्किल से 2 फरलांग 2.5 फरलांग आगे हम थे। और वो जब हाथी गुस्से में आता है ना तो बड़ी स्पीड में आता है। और उस दिन मैंने जैसे बताया कि फुल मून था तो दिख भी रहा था काफ़ी कुछ, तो इसीलिए बहुत आसानी हो गई। एक तो मोटरसाइकिल की हेडलाइट
प्लस वो पगडंडियाँ दिखना, वरना मेरे को बहुत धीरे चलना पड़ता, और धीरे चलते तो ना जाने क्या हो सकता था। तो होप ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि लगता नहीं कि अब मैं क्रिकेट की भी 2-3 वीडियोस डालूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि यहाँ लगता नहीं कि 2-3 दिन कोई क्रिकेट हो पाएगा। बहुत पानी गिर रहा है, ग्राउंड्स पूरे ही बंद होंगे, जहाँ जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ बंद होंगे। ठीक है, तो आप लोग सेफ रहिए। कोविड का खतरा अभी तक है। मैंने हमेशा जितने वीडियोस में सबको वार्निंग देता हूँ कि ये रहने वाली चीज़ है, तो मास्किंग करिए, डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइजिंग करिए और अपने आप को सेफ रखिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।